नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और उसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, 9 पार्ट पहले पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये पार्ट शुरू कीजिएगा। तो चलिए अब इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। वार्डन मैम, सौम्या को बहुत तेज़ बुखार है। कब से बुखार है? अभी सुबह तक। तो बीच में बात काटते हुए शिल्पा, आंटी, जब मैं हॉस्टल पहुंची तब मैंने देखा कि सौम्या बुखार में तप रही है। मैंने टेम्परेचर लिया और वार्डन मैम को इन्फॉर्म किया। सौम्या की मम्मी, और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? शिल्पा, सॉरी आंटी। सौम्या की मम्मी, देखो तुम अपना सॉरी अपने पास रखो। वार्डन मैम से मुखातिब होते हुए, देखिए मैडम, आप सौम्या को दूसरा रूम दीजिए। मैं इस लड़की शिल्पा के साथ सौम्या को अब रहने नहीं दूंगी। इसकी वजह से सौम्या में हीन भावना पनप रही है। वह पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जिससे उसके रिजल्ट पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सौम्या के पापा, यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? इसमें शिल्पा का क्या दोष है? सौम्या की मम्मी, आप तो चुप ही रहिए। बच्चों को अपने लाड़ प्यार से आपने ही बिगाड़ा है। कैरियर के प्रति लापरवाह वे आपकी वजह से ही हुए हैं। एक तो घर छोड़कर ही भाग गया, और सौम्या भी घुटने टेक कर बैठी हुई है। सौम्या की माँ उस समय बहुत अधिक गुस्से में थी। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वह इस समय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में है। सौम्या के पापा ने बात संभालते हुए उनको अभी वापस हॉस्टल से चलने को राजी किया। वे सौम्या को भी साथ लेते गए। सौम्या की माँ खुद एक कुशल जानी मानी सर्जन थी, और उसके पिता भी बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। होटल जाकर सौम्या के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि सौम्या को अपने आप से पढ़ाई करने दो, उसके लिए रैंक सेट तुम मत करो। वह बहुत ही समझदार लड़की है, वह अपना बेस्ट जरूर देगी। लेकिन सौम्या की माँ समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गुस्से में वह यह भी भूल गई कि सौम्या की तबीयत कितनी खराब है। सौम्या की मम्मी जब कुछ समझने को तैयार नहीं हुई तो उसके पापा सौम्या को लेकर अस्पताल आ गए और उनको हॉस्टल से ले गए। वार्डन मैम ने सारी बातें बताकर शिल्पा और सौम्या को ध्यान रखने को कहा। सौम्या भी शिल्पा के साथ ही रहना चाहती थी। उसके मन में इतना डर समा गया था कि वह बिल्कुल भी माँ के पास नहीं जाना चाहती थी। उसके पापा भी सौम्या को देखकर बहुत डर गए थे। वह ना तो सौम्या की माँ को समझा पा रहे थे और ना ही सौम्या को उस परिस्थिति से बाहर निकाल पा रहे थे। वे वार्डन मैम को सौम्या की जिम्मेदारी सौंपकर होटल गए और बहुत मुश्किल से उसकी मम्मा को मनाकर घर ले गए। घर जाकर सौम्या के नाना नानी ने भी उसकी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी बेकार की जिद छोड़ दे, नहीं तो बेटे की तरह बेटी से भी हाथ धो बैठेंगे। सौम्या के नाना नानी उसको हॉस्टल से कुछ समय के लिए अपने पास ले गए। उन्होंने सौम्या से कहा कि वो जैसा चाहती है वैसे रहे, उसकी मम्मी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सौम्या के मन के डर ने से निजात पाना मुश्किल था। वह सीवियर एंजाइटी से की गिरफ्त में आ चुकी थी। उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। नाना नानी ने उसकी काउंसलिंग भी करवाई। धीरे धीरे बहुत ही प्यार से उसे समझाते हुए इस भय पर काबू करवाया। इससे बाहर निकलने में उसे पूरा 1 साल लग गया। उसका भाई जो यूएस में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उससे पत्र लिखकर समझाता कि तुम अपने आप को ठीक रखो, मम्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, हमें कामयाब देखना चाहती हैं। लेकिन उनको थोड़ा परेशानी है। वे यह नहीं समझ पा रही हैं कि उनकी कामयाबी की यह सोच हम पर कितना दबाव बढ़ा रही है। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, देखना तुम एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और उस दिन मम्मी को भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व महसूस होगा। देखो, हम दोनों में क्षमता की कमी नहीं है। माँ जो चाहती है वो सब हम आराम से कर सकते हैं, किंतु माँ ने हर वक्त अपनी सोच हम पर थोप कर हमारे दिमाग में एक खौफ सा बैठा दिया है। बस उसी खौफ से हमें बाहर निकलना है। मैं भी जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी कर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मैं, पापा, नाना नानी सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना। सौम्या पूरी कोशिश करती अपने डर से बाहर निकालने की।
फिर भी कभी ना कभी वह परेशान हो ही जाती। नाना नानी उसको बहुत प्यार करते। उसके पापा भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे। शिल्पा, संजू और अन्य लड़कियों से भी वह बातें करने लगी थी। वे भी उसे प्रोत्साहित करती रहती। पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ उसे देती रहती। डॉक्टर्स से भी वह कंसल्ट करती रहती। काफ़ी हद तक उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। अब वह काफ़ी अच्छा फ़ील करती थी। योग और मेडिटेशन से उसकी एकाग्रता भी बढ़ ही रही थी। पहले भाई से बात करते हुए वह बहुत इमोशनल हो जाती थी, लेकिन अब उसकी बातों में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देता। सौम्या के पापा उसकी प्रोग्रेस देख बहुत खुश थे, वरना अपने दोनों बच्चों को इस तरह डिप्रेशन का शिकार होते देख वे भी हताश हो जाते। वे खुद माने हुए न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो हर कोई भावुक हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वह इस समस्या से कैसे अपने बच्चों को बाहर निकाले। सौम्या के नाना नानी ने उनको बहुत सहयोग किया, नहीं तो उसकी माँ की जिद ने तो दोनों ही बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बना डाला था। सौम्या थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। नाना नानी, पिता, भाई, दोस्तों का उसे पूरा सपोर्ट मिल रहा था। डॉक्टर की सलाह पर भी वह अमल कर रही थी। योगा, मेडिटेशन भी सुबह शाम कर रही थी। अब वह तनाव से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुकी थी। शिल्पा, संजू एवं अन्य कई और दोस्तों से पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिल रही थी। सौम्या जब माँ के खौफ से बाहर निकल चुकी थी तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। जिस भाई को लापता मानकर वह अक्सर परेशान रहती थी, वह यह जानकर बहुत खुश थी कि उसका भाई सही सलामत है और अपनी हायर स्टडीज़ यूएस में पूरी कर रहा है। वह अपने भाई के लिए बहुत खुश थी। अपने पिता के निर्णय पर उसे गर्व हो रहा था कि माँ की बेवजह की सनक से पापा ने हम दोनों को बचा लिया। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने हिम्मत क्यों हारी। अब वह अपने दिमाग पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आने देगी। हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। उसकी प्रोग्रेस देखकर उसके पापा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सौम्या से कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकती हो। सौम्या, हाँ पापा, मेरी पढ़ाई का पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। अब एक मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब कभी आपको निराश नहीं करूँगी। सौम्या के पापा, ना बेटी, यह बात अपने मन में दोबारा बिल्कुल भी मत लाना। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। तुम माँ की तरफ से भी निश्चित रहो। मुझे पूरा यकीन है कि उनको भी बहुत जल्द यह यकीन हो जाएगा कि आप कितनी समझदार और मेहनती बच्ची हो। माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती बेटा, बस तुमको ऊंचाइयों पर देखना चाहती है। तुम लोगों के करियर को लेकर ओवर पॉजिटिव है। तुम्हारे भाई के जाने के बाद वह अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी गुनहगार मान बैठी है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार अपनी गलती सबके सामने स्वीकार नहीं करती, जिससे अंदर ही अंदर वे घुटती रहती हैं। कभी हार नहीं मानने वाली सोच के कारण वो डिप्रेशन से बची हुई हैं, नहीं तो अंदर से वे काफ़ी आहत हैं। आप दोनों भाई बहनों की उन्हें भी समझना है, लेकिन अभी तुम केवल अपना ध्यान रखो, बस ईमानदारी से पढ़ाई में मेहनत करो। मैं, नाना नानी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माँ के प्रति अपने प्रेम में कमी मत आने देना। उनकी ओवर पॉजिटिव सोच से हम सबका प्यार और विश्वास ही बाहर निकाल सकता है। सौम्या, नहीं पापा, मैं माँ से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि खुद से ही गुस्सा हूँ कि माँ की भावनाओं को न समझ खुद पर ही विश्वास खो बैठी। आप सबने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, मैं खुद को पहचान पाई हूँ। सौम्या के नाना जी बोले, सौम्या बेटा, बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। सौम्या मुस्कुराती हुई नाना नानी के गले लग जाती है। यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सौम्या है जो 4 महीने पहले कितने डिप्रेशन में थी कि आत्महत्या तक के विचार उसके दिमाग में आने लगे थे। पढ़ाई तो दूर की बात थी, जीवन उसे किसी संग्राम से कम नहीं लग रहा था। समय पर सहयोग मिला और उसके पापा की समझदारी ने अपने दोनों बच्चों की जिंदगियां नरक होने से बचा ली थी। सौम्या अब मेडिकल कॉलेज लौट आई थी। सौम्या के आने पर शिल्पा और उसकी दोस्तों ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। डॉक्टर्स ने भी सहयोग किया। सौम्या अब बहुत सकारात्मक सोच के साथ पढ़ने में जुट गई। शिल्पा, संजू और अन्य दोस्त उसकी छूट चुकी पढ़ाई में भी उसकी बहुत मदद करते थे।
शिक्षिकाओं से भी पूर्ण सहयोगात्मक व्यवहार से सौम्या बहुत जल्दी अपनी पहली फॉर्म में आ गई थी। समय कब किसी के लिए रुकता है, 2 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। सभी बच्चे अपनी अपनी उम्मीदों को पूरा करने में जी जान से जुटे हुए थे। वे अपनी मेहनत के अनुसार सुनहरा भविष्य एवं रोगियों की सेवा भावना से ओतप्रोत एक नोवेल व्यवसाय उन होनहार मेहनती जांबाजों की राह देख रहा था। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें सेवा भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। सोच में सकारात्मकता और धैर्य एवं हुनर हर हाल में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो अधिकतर परेशान थका हारा इंसान ही आता है। चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों का समावेश मनुष्य के स्वभाव में समाहित होना चाहिए। बीमारियों से थका हारा परेशान व्यक्ति डॉक्टर्स को भगवान ही मानता है। दवाइयों के साथ साथ मृदुल व्यवहार स्नेही बिल्कुल ठीक होने का आश्वासन दवाइयों के बराबर ही असर करता है। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान मेरी समझ से यह नैतिक मूल्यों की बातें भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। शिल्पा संजू की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। शिल्पा अपनी पढ़ाई से ज़्यादा सौम्या पर ध्यान देती। सौम्या भी शिल्पा पर बहुत विश्वास करती। सौम्या के पापा शिल्पा से हमेशा फ़ोन पर उसका ध्यान रखने को कहते। शिल्पा भी कोशिश करती कि सौम्या की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। संजू भी सौम्या का ध्यान रखती। शिल्पा सौम्या का ध्यान रखने के चक्कर में अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी, जो सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहते हुए भी शिल्पा को समझा नहीं पा रही थी कि वह सौम्या का ध्यान बेशक रखे, लेकिन अपनी पढ़ाई को इग्नोर ना करे। शिल्पा को भी ये बात महसूस हो रही थी कि सौम्या उस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो रही है। उसकी समस्या सुलझाने की खातिर शिल्पा उतना समय अपनी पढ़ाई को नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए था। वह सौम्या से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि सौम्या इस बात से प्रभावित ना हो। संजू ने उससे कहा कि वह सौम्या से इस बारे में बात करेगी कि वह अब शिल्पा को भी थोड़ा पढ़ने का मौका दे। शिल्पा थोड़ा नर्वस थी कि कहीं सौम्या पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। संजू ने उसे समझाया कि वह सौम्या से बात करेगी, वह उसे इस तरह से समझाएगी उसे बुरा भी ना लगे और समस्या का निराकरण भी हो जाए। फिर भी शिल्पा सौम्या के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सौम्या को भी अब लगता कि मैं शिल्पा का कुछ ज़्यादा ही समय ले लेती हूँ। सौम्या स्वयं ही एक दिन शिल्पा से बोली कि शिल्पा तुम भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है तुम मेरी मदद के लिए ही हो। समय सरपट भाग रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। अब केवल 1 साल बचा था फाइनल ईयर। शिल्पा और संजू की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। वे दोनों छुट्टियों में घर आ रखी थी। उसके नाना जी ने हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दिया था। बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी। सभी लोग अपना अपना सहयोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। नाना नानी भी शिल्पा के पापा के पास आ रखे थे। जब भी वे दोनों छुट्टियों में घर आती तो दोनों ही घरों में उत्साह सा माहौल बन जाता। संजू के नाना नानी का भी अधिकतर समय शिल्पा के घर में ही बीतता। वहाँ अस्पताल का काम सारा काम डॉक्टर जयेश पर छोड़कर अपना अधिकतर समय वहीं बिताते। दयानंद जी और घनश्याम जी को भी उनका साथ बहुत अच्छा लगता। संजू के नाना जी तो गांव के सभी मरीजों को देखभाल भी करने लगे थे। अब तो उन्होंने एक कमरे में अपनी डिस्पेंसरी भी बना ली थी। जो भी मरीज आता वो उसे दवा मुफ्त में दे देते। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे थे ही बहुत मृदुभाषी और एक्सपीरियंस तो रहा ही। उन्हें इतने सालों का मरीज तुरंत ठीक हो जाते। गांव वालों से वो कभी कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, गांव वाले भी प्यार से बदले में प्यार देना खूब जानते थे। कोई दही की हंडिया रख जाता तो कोई दूध, घी, ताज़ा सब्जियां, हरा साग, अपने बगीचे के फल आदि। पहले तो डॉक्टर साहब बहुत मना करते, उन्हें इस तरह से लोगों का खाने का सामान लेना अच्छा नहीं लगता। दयानंद जी ने उन्हें समझाया कि गांव वाले बहुत खुददार होते हैं साहब, वे ये सब दवाइयों के बदले नहीं देते, बल्कि आपके सेवा भाव और प्यार के वशीभूत होकर अपनी खुशी के लिए करते हैं। आप अगर उनमें से ये चीज़ ले लेते हैं तो वे अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आपने उनका सम्मान रखा है। यह सब सुनते हुए नाना जी बोले, फिर ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था
कि वे अपने बच्चों के हिस्से का दूध भी हमें न दें। दयानंद, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हमारे गांव की परंपरा है कि हमारे गांव में जो भी आता है वह केवल उस घर का मेहमान नहीं होता जिस घर में वह आता है, बल्कि पूरे गांव का मेहमान होता है। अगर उस घर में सब कुछ संपूर्ण हो तो भी गांव वाले कुछ विशेष चीज़ें बनाकर भिजवाते हैं। डॉक्टर साहब, वाह वाह, ऐसा लगता है जैसा मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। बहुत प्यार है आप लोगों का आपस में। घनश्याम जी, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, मतभेद भी बहुत हैं और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने यह रीत पहले से ही चलाई हुई है कि आपस में कितना भी मतभेद हो, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन अतिथि देवो भव, पूरे गांव का अतिथि है, उसका सम्मान करना पूरे गांव का फर्ज है। बेटियां और अतिथि किसी भी घर में आ सकते हैं, उनका सम्मान और सत्कार पूरे गांव की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, क्या बात है, तुम्हारी इस परंपरा ने तो हमारा मन जीत लिया। हमने यहाँ अस्पताल खोलकर बहुत ही अच्छा किया है। हमें भी आप जैसे सुसंस्कृत लोगों के सेवा करने का मौका मिलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात जो मेरे मन में हमेशा थोड़ा डराती थी कि संजू क्या यहाँ गांव के माहौल में रहना पसंद करेगी, लेकिन आपके विचारों से अवगत होने के बाद मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आपके बीच में रहने का अवसर मिलेगा। घनश्याम जी, डॉक्टर साहब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारी परंपरा बहुत प्राचीन है, हम अपने बुजुर्गों को इज्जत भी देते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में भी हम कम नहीं हैं। अभी आपने वह पहलू गांव वालों का देखा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अरे नहीं नहीं घनश्याम जी, यह तो ह्यूमन नेचर है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी। शायद बात यह है कि ज़रूरत पर दुश्मन भूलकर कर्तव्यों का प्राथमिकता दें। पुष्पा, बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। ये गांव और यहाँ के लोग बहुत ही अलबेले हैं, सबको अपना बना लेते हैं ये लोग। आप भी आते हैं ना, अब यहीं के होकर रह गए जाएंगे, आप जाना भी चाहे ना तो जा नहीं पाएंगे। इतनी कशिश है इन गांव वालों के प्यार में, एक अनजानी डोर से बांध देते हैं ये लोग सबको। मुझे ही देखो, सब छोड़ छाड़ यहीं की होकर रह गई। इतना प्यार दुलार विश्वास तो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं दिया जितना मुझे मेरे इन मुंह बोले भाइयों, मौसी, चंपा भाभी, शिल्पा और सारे गांव वालों ने दिया। मैं तो ऋणी हूँ इन सब की। दयानंद जी, डॉक्टर साहब आप इसकी बातों में मत आइए, यह तो बहुत भावुक है, पगली है, यह हमारी नहीं, हम इसके ऋणी हैं। आज यह न होती तो हमारी शिल्पा क्या डॉक्टरी पढ़ रही होती? आज यह जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सब पुष्पा और इसके पति की वजह से ही संभव हो पाया है, वरना हम अनपढ़ अंगूठा छाप किस लायक थे। हमने तो अपने स्वार्थवश इसको भी गांव में रहने को मजबूर कर दिया और अब आपको भी अपनी ज़रूरतों के लिए अस्पताल खोलने को मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।